फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी फाउंडेशन वाले चैप्टर से, मैटर से, है ना। जो पिछले साल पढ़ चुके हैं उनको आता है थोड़ा बहुत, तो एक तो ज़्यादा हीरो नहीं बनना है ना। वापस पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा और एडिशंस करते हुए पढ़ेंगे उस नॉलेज में, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज मैटर, है ना। सबसे पहले कोई भी चैप्टर चालू करोगे तो पहले चैप्टर का नाम का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए। चैप्टर के नाम का मतलब, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या था, तो पहला क्या था, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे नाम का मतलब पता ही होना चाहिए। तो कोई भी मैटर क्या चीज़ है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई मास हो, है ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए उसका, हैव वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस, पहली कंडीशन क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन हैव मास, है ना। और कहीं कहीं पे थर्ड कंडीशन लिखी हुई दिखेगी तुम्हें, एंड कैन बी परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस, एंड कैन बी परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब जिसे हम पहचान पाए, फील कर पाए, ना। परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, है ना। ये तीनों कंडीशंस, या फिर मेनली अगर ऊपर वाली दो से भी हो जाता है ना, तो ऊपर वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तीसरी अपने आप हो जाती है ना। तो अगर ऊपर वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो मैटर होगा, ठीक है। अब परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस जब हम कहते हैं, है ना, कौन कौन सी सेंसेस हैं। ह्यूमंस में कितने सेंस होते हैं, 5 सेंसेस। कौन कौन से, सेंस ऑफ, पहला सेंस ऑफ स्मेल, नोज। दूसरा सेंस ऑफ साइट बोल सकते हो, देखने का सेंस। थर्ड सेंस ऑफ हियरिंग, बिल्कुल सही। हियरिंग के बाद क्या, सेंस ऑफ टच बोलते हैं उसे, है ना, सेंस ऑफ टच। एंड लास्ट एंड फाइनल तुम्हारी सबसे फेवरेट सेंस, सेंस ऑफ टेस्ट, है ना, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि क्या ये मैटर है या फिर ये मैटर नहीं है, तो सबसे पहले क्या सोचना है, इन दो चीजों से सोचोगे। अगर डेफिनेशन अप्लाई होती है उस चीज पे तो मैटर है, डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है तो मैटर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, चलो नॉर्मल सिंपल लेते हैं, वुड सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, है ना। वुड की बात करते हो तो क्या वुड का कोई वॉल्यूम होता है ना, लकड़ी का वॉल्यूम होता ही है। क्या उसका कोई वजन होता है, होता है। दोनों चीज़ें हैं तो वुड इज है। यहाँ पे कर लेते हैं कि स्पेस, और यहाँ पे लिख लेते हैं मास, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैटर है या नहीं, है ना। तो वुड स्पेस लेता है, मास भी है, तो मैटर है, हाँ। सेकंड हम कहते हैं, चलो एयर की बात करते हैं। एयर क्या स्पेस लेती है, एयर स्पेस लेती है ना। बलून फैलाते हो, बलून फूलता है ना, सिंपल सा क्या एग्जांपल है, स्पेस लेती है। क्या एयर का मास होता है ना, एयर का मास होता है, ये क्या कैसे बता सकते हो। हाँ, ये सबने कभी ना कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट बुक्स में पढ़ा होगा कि एक बैलून लेना है, उसको एक तरफ लटकाना है ना, एक वेइंग मेजर के, जो भी एक डंडे के इस तरफ एक भरा हुआ बलून लटकाना है और इस तरफ एक खाली बलून लटकाना है। तो ये वाला ज़्यादा नीचे होगा क्योंकि एयर के अंदर भी मास है, तो एयर के अंदर मास है, तो ये क्या मैटर है, हाँ है। तीसरी चीज टेंशन,
क्या टेंशन स्पेस लेती है? आप कुछ बोलोगे हाँ सर लेती है, दिमाग में दिमाग भारी हो जाता है टेंशन लेता हूँ तो, है ना? क्या फिजिक्स वाला टेंशन नहीं, तुम्हारा वाला टेंशन जो तुम लेते हो एग्जाम से पहले। क्या मास है? क्या टेंशन होने पे तुम्हारा वेट बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता, है ना? तो ये मैटर नहीं है। फोर्थ चीज बोलते हैं हम, चलो स्पेस की बात करते हैं। स्पेस मतलब अंतरिक्ष जिसे हम कहते हैं, है ना? तो क्या स्पेस लेता है? क्या स्पेस लेता है ना? कुछ ना कुछ एक फिजिकल जगह है जहां पे हम डिफाइंड है कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे अंतरिक्ष है ना? तो स्पेस कह सकते हो, हाँ जगह तो लेता ही है। क्या उसके अंदर मास है ना? जो भी स्पेस का मतलब क्या होता है? खाली जगह, है ना? जैसे कीबोर्ड में भी स्पेस होता है, उसका क्या मतलब होता है? खाली जगह छोड़ रहा है ना? अंतरिक्ष में भी जो अब खाली जगह का मतलब क्या है? वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे क्या है? वैक्यूम। वहां पे क्या कह सकते हो स्पेस को? स्पेस इज वैक्यूम। तो मास नहीं होगा। वैक्यूम का मतलब क्या है? खाली, वहां पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मास नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्पेस के अंदर वॉल्यूम ले रहा है लेकिन मास नहीं है, तो ये क्या मैटर है? नहीं। ठीक है? ऐसे जितनी भी फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, सैडनेस, अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो स्पेस लेती है? नहीं लेती। मास है? नहीं, कुछ नहीं है, तो ये भी मैटर नहीं है। नेक्स्ट, संस्कार मास है ना? यार क्या बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस। क्या वॉल्यूम है? कुछ ना कुछ, हाँ है। क्या मास है? हाँ है। तो ये क्या मैटर है? हाँ है ना? अब मैं थर्ड वाली कंडीशन इसलिए नहीं बोल रहा था, अब थर्ड वाली कंडीशन अपना आप पता चल जाती है। जैसे वुड जो है ना? स्मेल भी है, साइट भी है ना? नॉक करोगे हियर भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, है ना? टेंशन है ना? कोई स्मेल है, ना कोई साइट है, ना कोई हियर है, ना कोई टच है, ना कोई टेस्ट है। तो थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? स्पेस की बात करोगे, है ना? साइट है, स्मेल, हियर, टच, कुछ टेस्ट नहीं है ना? ह्यूमंस का ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, हाथ जल्दी चलना चाहिए। अंशित देखो लिख के तैयार है वो। फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो हम मास लिखते हैं, इसका मास की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ये जो हम वर्ड लिखते हैं मास, दो चीजें लिखते हैं। एक लिखते हैं मास, और एक टर्म हम लिखते हैं हमेशा वेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मास में और वेट में डिफरेंस क्या है? यस, बिल्कुल सही। मास क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। और हमने क्या क्या लिखा? मैटर क्या है? वो चीज जिसके अंदर स्पेस हो और मास हो, है ना? मास एक्चुअली में है क्या? उस बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम कहते हैं मास, है ना? तो मास के लिए हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर है ना, कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। वहीं पे इस मास को ग्रेविटी कितना पुल कर रहा है ना? हर जगह पे ग्रेविटी अलग अलग है। मून पे ग्रेविटी अलग है, अर्थ पे ग्रेविटी अलग है ना? स्पेस में ग्रेविटी अलग है। तो मास को कितनी फोर्स से ग्रेविटी खींच रही है उसे हमने क्या बोला? वेट। तो अब अगर जैसे मैं बोलूं कि मैं चाहे यहां पे रहूं
चाहे स्पेस में, चाहे मून पे, मेरा मास हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर कितना मैटर है वो हमेशा सेम है। पर अर्थ पे ग्रेविटी बदल गई, ज़्यादा पुल कर रही है, मून पे ग्रेविटी कम पुल कर रही है, तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा अर्थ पे और मून पे, पर मास सेम रहेगा। ये लॉजिक क्लियर है कि मेरे अंदर कितना मैटर है उसको हमने बोला मास, और मुझे ग्रेविटी कितना खींच रही है वो हो गया वेट। अब मैं अर्थ पे हूँ तो मुझे ज़्यादा ग्रेविटी लग रही है 9.8, है ना। अगर मून पे जाऊँगा तो 1/4 लगेगी उसकी, तो वहाँ पे मुझे कम फोर्स से नीचे ज़मीन खींच रही है, तो मेरा वेट वहाँ पे कम है और अर्थ पे ज़्यादा। लेकिन अंदर कितना मैटर है मेरे, वो तो सेम है। इंसान तो चेंज हुआ नहीं, इंसान तो वही है, तो मास चेंज नहीं होगा अर्थ और मून के बीच में, वेट चेंज हो जाएगा। तो इसमें लिख सकता हूँ वेट में अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by gravity on an object is called weight। ठीक है, तो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, अगर वेट निकालना है तो तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मास क्या है और ग्रेविटी क्या है ना, दो चीज़ें। जनरली फिजिक्स में क्वेश्चन देखते हो वेट निकालने के, तो उसमें अज्यूम्ड रहता है कि अर्थ पे ही हो रहा है सब कुछ। वेट फिर से बताऊँ, अब वेट किस पे, मैं कह रहा हूँ कि वेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलो एग्जांपल से देखते हैं, है ना, कि मान लो मैंने कोई ये एक ब्लॉक लिया, इसका जो मैंने कहा इसके अंदर मास है 1 किलोग्राम मास है इसका, इसके अंदर 1 kg का मैटर है ना, मास 1 kg मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ 1 kg मैटर, इसके अंदर 1 kg मैटर है। ठीक है, अब मैं इसे चाहे अर्थ पे रखूं या फिर मैं इसे मून पे रखूं, इस ऑब्जेक्ट का के अंदर जो मैटर है वो 1 kg ही रहेगा, है ना, कंसिस्ट ऑफ 1 kg। चाहे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ चाहे वहाँ रखूँ, इसके अंदर जो मैटर है वो उतना ही रहेगा। अब अर्थ और मून में चेंज क्या हो जाएगी, ग्रेविटी। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे इस ग्रेविटी लग रही है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये यूनिट का मतलब पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं मून पे जाऊंगा तो ग्रेविटी मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है 1/4 होती है, गलत भी हो सकता हूँ, तो ये हो गया 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों के अंदर ग्रेविटी अलग अलग होगी दोनों ग्रेविटी में। अब जब हम वेट निकालते हैं, वेट इज एक्चुअली मास इनटू ग्रेविटी, mg। वेट एक्चुअली में होता है मास, है ना, mg। फिजिक्स में पढ़ा होगा, mg पढ़ा है, mg लग रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी वेट क्या होगा, m इंटू जी। अब जब मैं m इंटू जी करता हूँ तो क्या होता है, इधर 1 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 होता है इधर, और यहाँ पे होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.45। तो सेम चीज, मास दोनों जगह 1 kg है, लेकिन यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा 9.8, यहाँ पे वेट हो जाएगा 9.8, यूनिट्स अभी नहीं लिख रहा, यहाँ पे वेट हो जाएगा 2.45। तो मास वही रहा दोनों जगह, वेट किस पे डिपेंड कर रहा था, ग्रेविटी कितना खींच रही है। जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी खींच रही थी वहाँ पे वेट ज़्यादा हो गया, जहाँ पे ग्रेविटी कम खींच रही है वहाँ पे वेट कम हो गया। तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, मास क्या है, ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी ग्रेविटी है, मास तो उतना ही रहेगा। हाँ, तो जब मैं चाहे यहाँ फेंक दूँ, चाहे दिल्ली फेंक दूँ, चाहे मार्स पे, मास उतना ही रहना है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, नोट
क्या यूनिट, अब मल्टीप्लाई कर लो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या यूनिट हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ जैसे एम और जी मल्टीप्लाई किया, क्या नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं, वैसे यूनिट्स भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट इज, वेट की अलग यूनिट होती है, न्यूटन बोलते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे नोट में मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ, वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। कई बार हम मास और वेट को एक इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि मास ये है, वेट ये है, पर दोनों अलग अलग है। हो गया, चले आगे। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कॉमेडी चल रही है, ऐसे ही होता है। केमिस्ट्री में बाद में नहीं पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री। अब बस रुक जाओ, 2-3 साल बड़े हो जाने दो तुम्हें, फिर तुम्हें मैं ही आधी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। 2-3 चैप्टर तो हैं जो कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्या? वेट से पहले नहीं, जो पढ़ा हो पिछले साल पढ़ा हुआ है वो। जैसे एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर आता है, वो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स 11th में है। 11th में जाके सब कुछ एक साथ सेम कॉन्सेप्ट इधर उधर लगने लगता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैटर, है ना। मैटर का नेचर क्या होता है? अब मैटर हमने क्या पढ़ा? ऐसी चीजें जिनके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करें, है ना। तो सारे के सारे मैटर्स टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं। हम जैसे हम क्या कह देते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जितने भी मैटर है दुनिया में सब छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। एग्जांपल देते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल थर्मोकोल वाला का एग्जांपल ले लो। जैसे थर्मोकोल को तोड़ते हो छोटी छोटी बॉल्स निकलती हैं, है ना। थर्मोकोल को जब तोड़ते हो तो छोटी छोटी बॉल्स निकलती हैं। बचपन में बहुत कचरा फैलाया होगा, है ना। तो वो जिस तरह से वो एक बड़ा थर्मोकोल का पीस एक छोटे छोटे बॉल से बना हुआ है ना, वैसे ये मान सकते हो कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। तो हम क्या कहते हैं, तो इसलिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे कि मैटर का नेचर कैसा है, तो मैटर का नेचर है पार्टिकुलेट नेचर। मैटर का नेचर है पार्टिकुलेट नेचर। तो इसी को हम लिख सकते हैं, मैटर हैज पार्टिकुलेट नेचर, है ना। जिन्हें आगे चल के हम क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। जिन्हें आगे चल के हम क्या बोलेंगे? एटम्स। ठीक है, इसमें इसके नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं? बहुत ही छोटे हैं। दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। हमें ये पता है एटम्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। यस, एटम क्या है? पार्टिकल। एटम इज जस्ट ए उन पार्टिकल्स का हमने नाम क्या दे दिया आगे जाके? एटम, है ना। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोल देते हैं अणु, है ना, कि अणुओं का सारी चीज़ें अणुओं से बनी हुई हैं। वैसे ही हाँ, पर परमाणु और भी डीप में डिटेल में जाओगे तो, है ना। ठीक है, तो पार्टिकल्स मतलब, तो अब बाद में नाम रखेंगे ना जाके। स्टार्टिंग में थ्योरीज आती हैं। थ्योरीज मतलब कि तुमको लगता है ऐसा होगा, है ना। पहले 2 थ्योरीज थी कि एक तो कहते थे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर, दूसरे कहते थे कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है जो भी होता है कंटिन्यू। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर तो और बाद में आएगा। स्टार्टिंग एकदम इनिशियल कह रहा हूँ, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तब की बात कर रहे हैं। तब 2 थ्योरीज थी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की सारी चीज़ें बनी है। दूसरी एक थ्योरी थी कि सब कुछ एक ही मैटर पूरा कंटिन्यूअस होता है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एटम्स की खोज हुई, फिर धीरे धीरे और थ्योरी डेवलप हुई। एटम्स के बाद और एटम के अंदर जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ोगे, है ना। These particles are extremely small
और इतने स्मॉल है कि अपन नॉर्मल आंखों से इसको नहीं देख सकते, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब नॉर्मल अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं पाएंगे पार्टिकल्स को, है ना। अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे जाओगे उससे भी नहीं देख पाओगे, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप या फिर रेगुलर माइक्रोस्कोप से देखने जाओगे तो भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते तो क्या होता है, अब इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स आते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना। तो इतने छोटे एटम्स को किससे देख सकते हो? अब एटम्स को एक्चुअली देखते कैसे हैं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के ऊपर डालते हैं, है ना, और फिर जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे एटम्स हैं, ठीक। तो वो एकदम बिल्कुल हायर कि पीएचडी वगैरह जो करते हैं उनको भी शायद मुश्किल ही मिलते हैं वो ऑपरेटर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो देखना हो अगर एटम तो उसके लिए तुम्हें पीएचडी करनी पड़ेगी, आईआईटी नहीं करनी, ठीक है। क्या बस देखना है? तो फिर जमीन वमीन बेचो 2-3 कट्ठा बेच दोगे एटम देखने के लिए जमीन बेच दोगे, है ना। तो स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, देयरफॉर ठीक है, ये हो गया। तो हमने पहले क्या देखा, मैटर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकुलेट नेचर। अब क्या देखेंगे, इन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे क्या हम देखना है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहले हमने देखा मैटर क्या होता है, मैटर किससे बनता है, और फिर जिससे बनता है पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज characteristics of particulate nature। है ना भैया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को समझते हैं पहले, ठीक है। एक है ना, कोई चीज सॉलिड है, एक दूसरी चीज ले रहे हैं लिक्विड, और एक ले रहे हैं गैस, है ना। कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड गैस है, ये तीनों की तीनों मैटर की ही बनी होंगी, तीनों के तीनों पार्टिकल्स की बनी होगी। बस इसमें डिफरेंस मेन क्या रहता है, सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो सारे पास पास रहते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत पास पास। इनके बीच में स्पेस है लेकिन बहुत ही कम, है ना। जैसे लिक्विड पे जाते हो तो क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल सॉलिड का एग्जांपल क्या है, मान लो मैंने बोल दिया आइस, मैंने बोल दिया आइस। अब आइस को जब थोड़ा सा गर्म करते हो तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, तो
क्या बन जाता है, वाटर। वाटर में कि मैं क्या कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, पार्टिकल्स हैं लेकिन थोड़े दूर हैं, है ना। इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए लिक्विड के थ्रू हाथ आर पार निकालना आसान है थोड़ा, सॉलिड के थ्रू हाथ आर पार नहीं निकाल पाओगे, है ना। क्या उड़ को जलाओगे तो क्या होगा, सीधे गैस कंबशन होगा ना उसका। मतलब तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट वुड का भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उससे पहले ही वो कंबस्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मेल्ट हो जाएगा या फिर वो कंबस्ट हो जाएगा, है ना। मेल्ट का मतलब क्या, पिघलना। कंबस्ट का मतलब क्या, जलना, है ना। क्योंकि दोनों केसेस में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उस चीज़ का। तो हो सकता है कि कोई पहले जल जाए, हो सकता है कोई पहले मेल्ट हो जाए, ठीक है। जैसे पेट्रोल को ले लो, है ना। पेट्रोल को अगर नॉर्मल तुम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन अगर तुम उसको आग लगा दो तो वो सीधे क्या हो जाएगा, कंबस्ट। डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे कोल टार का नाम सुना है, कोल टार। तो मैं फर्स्ट चैप्टर इसमें सीबीएसई वाला का फर्स्ट चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम में है थोड़ा बहुत। जैसे अगर कोल को क्या करोगे, अगर आग लगाते हो तो जल जाता है, CO2 बन जाता है ना। अगर कोल को ऑक्सीजन नहीं दो और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दो तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कोल, जिसे कोल टार बोलते हैं, ठीक है। वो रोड वगैरह बनने में भी यूज होता था पहले, कोल टार, है ना। अब लिक्विड को और हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। लिक्विड को और हीट देंगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर क्या है, गैस फॉर्म में क्या होगा, पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। तो हीट करने पे बस क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है। सॉलिड में बिल्कुल स्पेस नहीं है, लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस आ गया, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस, है ना। गैस के थ्रू हाथ निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है ना। इसीलिए हमें आर पार दिख भी रहा है ना। अभी अपने बीच में क्या है, गैस ही है ना। इसके थ्रू हम देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है ना। ऐसा थोड़ी है पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट होंगे, गैस के ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, बहुत ही दूर दूर हैं बस। क्या दिखता इसलिए है ना, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है तुम्हारी आंखों के, क्योंकि बहुत छोटा है ना। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर में, कि बहुत ही स्मॉल है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं। और पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल इधर होगा, कहाँ दिखेगा, है ना। 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन की गैस होती है, उसके अंदर 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम एक साथ है, कहाँ दिखेगा, है ना, बहुत दूर दूर है। जैसे अब लिक्विड जो तुम वो देखते हो ना, लिक्विड नाइट्रोजन देखा होगा कभी ना कभी, रील वगैरह तो इतनी देखते ही हो। लिक्विड नाइट्रोजन देखा है, वो धुआं से निकलती हुई दिखती है कभी, फूड वगैरह में से, है ना। तो वो क्या होता है, वो एकदम बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड एकदम डेंस, फ्रीज, ठंडी करी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसको क्या करते हैं, एकदम हाई प्रेशर में जमा देते हैं, तो किसकी फॉर्म ले लेती है, आइस जैसी फॉर्म ले लेती है ना। तो वो दिखती है, नहीं दिखती ड्राई आइस, है ना, वो दिखती है, ड्राई आइस दिखती है। वो क्यों दिखती है, क्योंकि तुम थी तो एक्चुअली में गैस CO2, पर उसको तुमने इकट्ठा करके सॉलिड फॉर्म में कर दिया। अब सॉलिड फॉर्म में कर दिया तो वो दिखती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक साथ आ गए। ऐसे ही कभी LPG वगैरह गैस जो होती है अपनी सिलेंडर वाली गैस, है ना, तो उसका नाम क्या है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उस मतलब करना मत घर पे, लेकिन जो सिलेंडर के ऊपर पिन सी होती है उस पर मारोगे तो अंदर से लिक्विड निकलता हुआ दिखेगा। एक्चुअली में इतना भरा हुआ है उस सिलेंडर को गैस से, देखो उसका मुंह मुस्कुरा रहा है, वो उसका पक्का ऑन करेगा करके देखो। नहीं नहीं, वो न्यूज़ आएगी कि मोतिहारी में सिलेंडर फटने से लगी आग, नीचे जिम्मेदार आयुष, है ना। हाँ, वो सिलेंडर में क्या होता है, इतनी ज़्यादा डेंसली गैस भरी हुई रहती है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, इसलिए उसको क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
अब पर वो जब तुम एक्चुअली यूज कर रहे होते हो, जब गैस ऑन करते हो तो वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे वो तुम्हें दिखेगी नहीं, है ना। तो जब भी गैस ऑन करते हो कभी दिखती थोड़ी है गैस, बस स्मेल आती है ना। दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। लेकिन एलपीजी की पिन में अगर पिन को दबाओगे तो उसमें से तुम्हें लिक्विड निकलता हुआ दिखेगा, तब तो दिख रही है क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक साथ हैं। हाँ, तब वो उसमें एक्सपेंड हो जाता है वो। हाँ, पाइप के थ्रू जब जैसे उसको तुम सिलेंडर से निकालोगे, उसको फैलने के लिए जगह मिल गई। पहले सिलेंडर में तो तुमने उसको दबा दबा के भर रखा है, तो वो इतना टाइटली पैक्ड है कि दूर दूर पार्टिकल नहीं हो सकते, पास पास हो गए। लेकिन जैसे वो बाहर निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो अपना आप दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होते ही तुम्हें दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला नेचर क्या है पार्टिकुलेट मैटर का? कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर particles of a matter have space between them. Particles of a matter have space between them. ठीक है, जैसे अगर जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें क्या है? स्पेस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल स्पेस, है ना। इसीलिए ये जैसे पोडियम के पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत ही पास पास हैं, तो इसके थ्रू हम आर पार हाथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इतना बिल्कुल स्पेस ही नहीं है इनके बीच में। और वहीं पे अगर गैस की बात करते हैं, और वेरी लार्ज स्पेस और लिक्विड की बात करेंगे तो मॉडरेट, ना सॉलिड जैसा बहुत कम स्पेस, ना गैस जैसा बहुत ज़्यादा स्पेस, तो मॉडरेट स्पेस। अब तुम सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा होली पे जो प्रूव करता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना। होली में सबने खेली होगी, कोई ऐसा है जिसने होली नहीं खेली थी? है ना, सबने खेली होगी होली। तो होली खेलते वक्त हम क्या करते हैं, हमारा एक पाउडर वाला कलर आता है जिसे पानी में मिलाते हैं तो पूरा पानी कलर्ड हो जाता है ना। अब वो एक्चुअली में उस समय हो क्या रहा है? हमने वाटर लिया, है ना। ये वाटर के पार्टिकल्स थे जो थोड़े थोड़े दूर दूर, क्योंकि लिक्विड में है। इसके अंदर हमने क्या डाला? कलर। इसके अंदर हमने रेड कलर के पार्टिकल डाले। अब जैसे ही ये कलर डालते हो तो क्या होता है कि जितने भी रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो सब जो भी स्पेस बचा हुआ है पानी के बीच में उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या करते हैं कि ये पहले से वाटर के पार्टिकल्स थे, और इसके बीच में जो है छोटा छोटा स्पेस बच रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कलर के पार्टिकल्स आके बैठ गए।
जिससे हमें क्या दिखता है, पूरा का पूरा कलर क्या दिखता है, रेड, रेड कलर्ड वाटर, है ना, पूरा का पूरा क्या दिखता है, रेड कलर्ड वाटर। अब मैं एक तीसरा भी कर लूं जिसके अंदर वापस पानी डालूं, क्लियर एकदम साफ पानी, वापस एक बीकर ले रहा हूं जिसमें एकदम क्लियर वाटर ले रहा हूं वापस साफ। और ये जो हमारे पास ये बीकर बना, इसमें से अगर मैं एक स्पून वाटर लेके इसमें डाल दूं, 1 स्पून कलर्ड वाटर लेके इसमें डाल दूं, तो उसके साथ क्या होगा, वो भी हल्का सा कलर्ड हो जाएगा। ये अगर मान लो कि गहरा लाल था, है ना, इसके अंदर रेड कलर एकदम बिल्कुल हर जगह था बहुत सारा, अब यहां से इधर डालूंगा तो इधर भी रेड कलर थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा। तो ये क्या दिखेगा मुझे, लाइट रेड, लाइट रेड कलर वाटर। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे वाटर था, उसके अंदर पहले से स्पेस था थोड़ा 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 थोड़ा, उन जगहों पे कौन चला गया, ये वाला वाटर। तो इसने क्या किया, उसके बीच में जाके उसको भी यूनिफॉर्मली कलर्ड कर दिया, है ना। तो ये प्रूफ क्या करता है ये एक्सपेरिमेंट, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना। जैसे सिमिलरली अगर मैं सॉल्ट का एग्जांपल ले लूं, है ना, तो अगर तुम वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाते हो तो क्या होता है, वो सॉल्ट पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जितना भी इस पानी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी जगह उसे मिलेगी वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, है ना। पहले तो नीचे बैठता है, फिर तुम मिक्स करते हो, अच्छे से मिक्स करते हो, तब क्या होता है, सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। जब तुम स्पून भर के डालते हो सॉल्ट, तो सॉल्ट का जो एक दाना होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे NaCl के, ये तो पता है ना, NaCl सॉल्ट होता है ना। तो जैसे ही सॉल्ट अगर क्या, बहुत सारे सॉल्ट कराए हैं तुम्हें मैंने पिछले साल, कितने सॉल्ट कराए, कम से कम 30-40 सॉल्ट कराए हैं। हाँ वो वीडियो दिखाई थी जो, हाँ, है ना। तो जैसे NaCl डालते हो तो क्या होता है, जो सॉल्ट का एक थोड़ा सा छोटा सा तुम्हें व्हाइट पार्टिकल दिखता है, वो भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। कौन से पार्टिकल्स में, एकदम बिल्कुल एटम वाली साइज के पार्टिकल्स में, जो हम देख नहीं सकते आंखों से। और वो सब कहाँ चले जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये क्या है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो जगह जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे जाके वो बैठ जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, सॉल्टी, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है एक बार सॉल्ट मिक्स हो गया तो ऊपर वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला जो भी मिक्सचर है उसके अंदर सॉल्ट नहीं होगा, नीचे वाले में बस सॉल्ट होगा। पूरे के पूरे में सॉल्ट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पूरे के पूरे जहाँ पूरे पानी में जहाँ जहाँ पे भी जगह मिली उससे सॉल्ट को, वहाँ पे वो जाके बैठ जाएगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट में मॉलिक्यूल कलर नहीं होंगे, नहीं। हाँ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो H2O के H2O ही रहेंगे, है ना। बस उनके बीच में जहाँ पे जगह है वहाँ पे कलर के पार्टिकल या फिर सॉल्ट के पार्टिकल जाके बैठ जाएंगे, है ना। वो H2O ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि H2O को लाल कर दिया, नहीं, उनके बीच में रेड कलर चला गया कहीं पे, है ना। उसको सेपरेट करना भी सीखा था। अगर मान लो कि मुझे रेड कलर्ड वाटर है, उसमें उसको वापस ट्रांसपेरेंट करना है तो क्या करोगे, तो फिर भी एंड में कहीं ना हल्का सा तो लाल रहेगा। उससे अच्छा मेथड्स ऑफ फिजिकल सेपरेशन पढ़े थे हमने, फिजिकल सेपरेशन के मेथड्स 6th क्लास में। कौन कौन से पढ़े थे 6th क्लास, याद है, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब पढ़े थे, याद है। उसमें एक पढ़ा था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते थे कि उसको इवेपोरेट, सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे, उसको अगर गर्म करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट वहीं रह जाएगा। ऐसा ही इसके साथ भी कर सकते हो। जब इनको इवेपोरेट करोगे तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे रह जाएंगे। फिर जो वो वाटर वेपर बनी है नहीं, है ना, उसको वेपर को कलेक्ट कर लो, ठंडा कर लो, तो वापस पानी मिल जाएगा साफ, है ना। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हो डिस्टिलेशन? या किस किस को याद है जो मैं प्रोसेस बोला, वो किस किस को याद है 6th क्लास का?
1 2। रोहित ने याद नहीं है, अभिनव याद है, आरो याद नहीं है, चलो ये बना, ये कर लिया। ये लिखो, फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। डिस्टिलेशन भूल गया तुम। डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्ट भी है और वाटर भी। क्या ले रहे हैं ये, दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन। और आवाज आ रही है तेरी मुझे यहाँ तक, क्या याद आ गया है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन को हमने क्या किया, हीट किया। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या चीजें हैं, एक है वाटर और दूसरा है सॉल्ट। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बॉईल। सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 100 से काफ़ी ऊपर। सॉल्ट को अगर इवेपोरेट करना है तो वो काफ़ी ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट। तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह में किया था, हाँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस अपरेटस के ऊपर एक पाइप लगा दिया जिसमें हम वेपर्स कलेक्ट करेंगे। जो भी वेपर्स निकलेंगी उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हीट करना चालू करोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है इनकी वेपर्स बनना चालू होंगी। जो भी वाटर है सिर्फ इनकी वेपर्स बनना चालू होगी। ये क्या है, वाटर वेपर। तो क्या होगा, हीट करने पे सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर गैस बनेगा और सॉल्ट यहीं रह जाएगा। फिर इस पाइप से जो भी गैसेस निकल रही हैं उसको हम रास्ते में ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हो, इस पाइप को डाल दो एक अपरेटस में जिसके अंदर तुम आइस डाल सकते हो, है ना। ये ठीक है, मतलब सर्कुलर शेप का, इस तरह का सर्कुलर शेप का, यहाँ पे आइस भर दो और इसके बीच से पाइप पास कर दो। अब ये रास्ते में क्या होगा, ये आइस ठंडी होगी, आइस ठंडी होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वाटर में। और उसको तुम वापस यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड में क्या होगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाटर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाटर वेपर। रास्ते में तुम अगर मान लो कि यहाँ पे रास्ते में तुम्हारी वाटर वेपर ठंडी हुई नहीं, तो यहाँ से तो गैस बन के निकल जाएगी, उड़ जाएगी। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, पैक करके फिर गैस इकट्ठा करके क्या करोगे, तुम्हें तो वाटर वापस चाहिए ना। इस फॉर्म यहाँ पे क्या था, वाटर, तुम्हें वाटर वापस चाहिए, इसलिए रास्ते में ठंडा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसे हमने नाम क्या दिया, डिस्टिलेशन। ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है इवेपोरेशन। पहले हमने किया
इवापोरेशन। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कंडेंसेशन। एक जगह इवापोरेशन किया, एक जगह कंडेंसेशन किया, वापस वाटर मिल गया। अब एंड में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाएंगे और वहाँ पे क्या बचेगा, वाटर, अलग अलग सेपरेशन, है ना। तो कभी आइलैंड पे फंस जाओ, बड़ी वाली कैंडल है, बर्नर बोलते हैं इसे, बंसन बर्नर बोलते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ करोगे तो देखोगे, है ना। बर्नर होता है, यहाँ से एक पाइप निकल रहा होता है, यहाँ से, जो सिलेंडर में कनेक्टेड रहता है, जो नॉर्मल अपना घर वाला गैस होता है वैसा ही रहता है, सिमिलर, सीएनजी से कनेक्टेड होता है यहाँ से। केमिस्ट्री लैब में कभी देखना, अंदर वो ड्रॉर्स बनी रहती हैं टेबल के अंदर, तो उन ड्रॉर्स कभी देखा है, केमिस्ट्री लैब गए हो कभी स्कूल की, है ना। तो भगा देते था तेरे को कि सबको, हाँ क्यों, तो वहाँ पे कभी नीचे जो केमिस्ट्री लैब में लकड़ी की ड्रॉर्स रहती है ना, टेबल के नीचे सिंक रहता है, सिंक्स होते हैं केमिस्ट्री लैब में। सिंक क्यों होते हैं, क्या कि केमिकल्स वगैरह गिरा सकें, है ना। जैसे फिजिक्स की लैब में तुम्हें सिंक्स नहीं दिखेंगे, केमिस्ट्री लैब में क्या दिखेंगे, एक अलग अलग बहुत सारे केमिकल्स। सिंक होगा, सिंक के जस्ट बगल में लकड़ी के ड्रॉर्स बने हुए रहते हैं, एक्चुअली भी उनके अंदर सिलेंडर्स होते हैं। कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें बर्नर का यूज़ होगा, उसके लिए तो सीएनजी गैस रहती है, तो जिसके घर पे ख़त्म हो गई वो चुरा लेना केमिस्ट्री लैब से। अभी सुना था गैस बहुत महंगी मिल रही थी। इंडक्शन भी पता है ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, इंडक्शन भी ख़त्म कर दिए लोगों ने। ठीक है, तो ये तो क्या था, डिस्टिलेशन। मत बनाओ। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, है ना। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, है ना। कभी अगरबत्ती जल रही होती है तो सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि उसकी धुआं तुम्हें दिख रही होती है ना, और धुआं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई दिख रही होती है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दिखा तुम्हें, है ना। ऐसे ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो कि एक गिलास ऑफ वाटर लेना, है ना। क्या करना, एग्जाम्पल 1, एक गिलास पानी लेना और उसमें बस नमक डाल के छोड़ देना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मिक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ डाल के छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, जस्ट NaCl डालना है और मिक्स नहीं करना है, डू नॉट स्टिर, हिलाना नहीं है। पानी पिलाता हूँ तुझे, रुक, है ना। और बिना इसको मिक्स किए छोड़ देना एक दिन के लिए, बिना मिक्स किए एक दिन के लिए छोड़ देना। जब एक दिन बाद ऑब्जर्व करोगे तो पूरा का पूरा सॉल्ट मिक्स हो चुका होगा। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस नमक डाल के छोड़ा, उसे मिक्स नहीं किया, है ना। तो डू नॉट स्टिर पे ध्यान देंगे, है ना। आफ्टर ए फ्यू आवर्स it is
ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। कुछ टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि सॉल्ट पानी में मिक्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब तुमने सॉल्ट को पानी में डाला तब जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मूविंग है, तो उन्होंने अपना आप ही सॉल्ट को मिक्स कर दिया अपने पानी के अंदर। क्या हुआ था एक्चुअली, पानी के पार्टिकल्स भी अपने मूव कर रहे होंगे। मूव क्यों कर रहे होंगे? एक बेसिक सा रीजन तो है कि स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, तो उस कारण से भी मूव करेंगे अपना, है ना। तो अब इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में ये मूव कर रहे हैं, इसी को हमने क्या बोला, डिफ्यूजन। दूसरा एग्जांपल क्या है जो हमने बोला कि अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल। बताओ अंग्रेजों, बताओ। इफ बत्ती मतलब, ये भी गलत है। इंसेंस स्टिक बोलते हैं, इंसेंस। इंसेंस स्टिक बोलते हैं। जब अगरबत्ती जलाते हो तो यहाँ पे जलाई खुशबू उस एंड तक कैसे क्यों आती है? एक एंड से दूसरे एंड तक खुशबू क्यों आती है अगरबत्ती की जलाने के बाद? क्योंकि हाँ, जब हमने अगरबत्ती जलाई तो उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में आ गए? गैसियस फॉर्म में आ गए। और वो कहाँ पहुँच गए? एयर के साथ फ्लो करते करते तुम्हारी नोज तक, है ना। इसलिए केवल इंसेंस स्टिक। इसके वेपर्स दिखा देते हैं। बताओ इसकी धुआं एक तरफ ही क्यों जा रहा है? हाँ, एयर इस तरफ है। ठीक है, तो ये मत बोलना सर सारी चारों तरफ क्यों नहीं जा रहा। तो मैं क्या, इस वर्ड का मतलब समझते हो ना, ऑर्डर। ऑर्डर, है ना। ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक रीचेज अस ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक जगह किसी मूव करना ऑन देयर ओन, है ना, मूव करना ऑन देयर ओन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को देखोगे तो हमेशा कैसे मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर। जहां पे ज्यादा है वहां से किस तरफ मूव करेंगे? जिस तरफ कम है उधर, है ना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑन देयर ओन।
अपने आप, बिना किसी पुश के, बिना किसी फोर्स के, है ना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। movement of particles from higher concentration to lower concentration on their own is called diffusion। ये हो गया। क्या हुआ? ये अगरबत्ती की जगह तूने गुब्बारे क्यों बनाए हैं? ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि ये पार्टिकल्स का मूवमेंट जो अपने आप होता है, हम कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ गैस में होता है, पर ऐसा नहीं है। जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये मूवमेंट अपने आप होता ही होता है ना। जैसे तुम नॉर्मल एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, पानी लेना, उसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाल के छोड़ देना, तो कुछ टाइम बाद अपने आप मिक्स हो जाएगी। रीज़न क्या है? डिफ्यूजन। तुमने सॉल्ट डाला, कुछ टाइम में अपने आप मिक्स हो गया, तो सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है। गैस तो हमने देखा ही, कलर भी अपने आप हो जाएगा। NaCl बताए तो, नमक डाल के छोड़ दो तो वो भी अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। नमक सॉलिड नहीं है, बस बता रहा था क्या? अच्छा, है ना। तो नोट क्या लिख सकते हो? नोट है डिफ्यूजन अकर्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। Diffusion occurs in all states of matter, solid, liquid और गैस। ठीक है, कोई भी स्टेट हो, डिफ्यूजन होगा ही होगा। और अगर मैं बोलूं कि सबसे जल्दी डिफ्यूजन किस में होगा? गैस में। कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड में सबसे धीरे, देन लिक्विड, देन गैस। अब ऐसा होता क्यों है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाता है? ऐसा होता क्यों? इसका सीधा सीधा रीज़न है कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है ना, या फिर कह सकते हो हीट देनी पड़ती है ना। कि अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है और लिक्विड से गैस जाना है तो तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हीट गिवन, या फिर कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज। ये काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम टेम्परेचर देते हो किसी भी पार्टिकल को, है ना, या फिर हीट देते हो किसी भी पार्टिकल को, वो क्या करता है? वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता जाता है। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो तुमने उसे हीट एनर्जी दी, है ना, उससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा, और साथ साथ में क्या होगा? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? मोशन, मूव करने की एनर्जी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे कम एनर्जी है इनके पास, तो ये धीरे धीरे मूव करेंगे।
लिक्विड के पार्टिकल्स, अब सॉलिड को तुमने और एनर्जी दी, क्या बन गए? लिक्विड, है ना। अब लिक्विड के पार्टिकल्स और तेज मूव करेंगे, इनको और हीट दी, क्या बन जाएंगे? गैस। ये और तेज मूव करेंगे, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो अब मूव जल्दी जल्दी करेगा, मूव जल्दी करेगा तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके कारण क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसके कारण क्या हुआ? रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, है ना। टेम्परेचर का इम्पैक्ट समझना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब घर पे खाना बनता है ना। जब खाना बनता है तो क्या होता है? गर्म खाना होता है तो खुशबू एक दो रूम दूर तक आती है। रीजन क्या है? अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगा। अब खाना ठंडा होने के बाद खुशबू नहीं आती, एकदम पास जाके सूंघना पड़ेगा, है ना। मनी तेरे दांत तोड़ दूंगा, फिर बोल नहीं पाएगा। मैंने क्या किया? अब उसके कानों में कौन घुसा हुआ था?